एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज का सेशन स्टार्ट करते हैं विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज डोंट बी अफ्रेड टू स्टार्ट ओवर, इट्स अ चांस टू बिल्ड समथिंग बेटर। यानी कि अगर आपको कभी निराशा हाथ लगे या सपोज को निराशा नहीं, जो आपने सोचा था वैसा नहीं हुआ, ठीक है, आपने सोचा था कि आप 12th में अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेंगे, बट कुछ सिचुएशन सर्कमस्टांसेस ऐसे बन गए कि आप नहीं स्कोर कर पाए। आपने इंजीनियरिंग करना चाहा था तो आप इंजीनियरिंग नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, आप नहीं कर पाए, आप बीएससी कर लीजिए, बीकॉम कर लीजिए, बीबीए कर लीजिए। आपको तो अपना करियर ही इस्टेब्लिश करना है ना। आप इंजीनियरिंग फील्ड में ना कर पाए, या फिर आप ये कर सकते हैं कि आप 12th बोर्ड के एग्जाम दोबारा दे दें, है ना। तो ये आपके पास एक चांस है दोबारा शुरुआत करने का, क्योंकि आप जब भी आपको एक नया दिन की शुरुआत होती है, आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है कि आप कुछ नया कर सकें, कुछ बेहतर कर सकें। बिकॉज यू नेवर नो, कई सारे लोगों को हो सकता है आज सुबह का सूरज ना देखने मिला हो, आज का दिन उनके किस्मत में ना लिखा हो, ठीक है। तो हमें अगर ये नया दिन मिला है तो हम इसको कुछ और अच्छा और बेहतर कर सकते हैं, ठीक है, अपनी लाइफ के साथ और अपनों के जो अपने फैमिली मेम्बर्स हैं उनको और खुशी देने के लिए, अपने आप को और डेवलप करने के लिए और बेटर बनाने के लिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो आर्टिकल है इसमें क्या हुआ है कि दो बड़े ही मेजर जो रेटिंग एजेंसीज हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, उन्होंने इंडिया की इकोनॉमिक आउटलुक के ऊपर अपनी रेटिंग प्रेजेंट करी, ठीक है। उन्होंने इंडिया की जो प्रोजेक्शन है ग्रोथ की 2023-24 के लिए वो गिरा दी, यानी कि ड्रॉप कर दी। यानी कि पहले उन्होंने हो सकता है कि ज्यादा बताई और अब उनका अनुमान है कि कम होगी। वर्ल्ड बैंक ने क्या किया है, जीडीपी ग्रोथ जो फॉरकास्ट करी इंडिया की 6.3 कर दी है, जो कि कुछ महीने पहले उन्होंने 6.6 करी थी, और अक्टूबर महीने में उन्होंने 7% की ग्रोथ प्रेडिक्ट करी थी, ठीक है। उन्होंने इसके मुख्य कारण क्या बताया, मुख्य कारण बताया कि जो बोरोइंग्स है यानी कि उधारदारी है वो बढ़ रही है, जिसकी वजह से जो हमारी कंजम्पशन डिमांड है वो ऑल्दो वर्ड बैक हो रही थी, यानी कि पहले गिर गई थी बट अब उठने की कोशिश कर रही थी, धीरे धीरे ग्रो कर रही थी, वो उसकी वजह से प्रभावित हुई, ठीक है। गवर्नमेंट की कंजम्पशन जो है वो उम्मीद के अनुसार नहीं होगी, यानी कि गवर्नमेंट कंजम्पशन कम होने वाली है, और सर्विस सेक्टर जो है उसकी ग्रोथ भी स्लिप हो गई है पिछले 3 साल के न्यूनतम स्तर पे 6.7, जो कि हमने अनुमान लगाई थी 2022-23 के लिए 9.5% की। जो मनीला बेस्ड एशियन डेवलपमेंट बैंक है उन्होंने भी अपनी दी है रेटिंग। उन्होंने बोला है कि चाइना और इंडिया की डोमेस्टिक डिमांड्स जो हैं वो रीबाउंड कर रही हैं, यानी कि दोबारा ग्रो कर रही हैं, जो कि उनके अनुसार हेल्दी रहने वाले, यानी कि इसी स्तर पे बढ़ती ही रहेंगी, और जिस वजह से जो एशियन मार्केट है वो ग्रो करेगा, ठीक है, वो और प्रॉस्पर करेगा। लेकिन उन्होंने 2023-24 के लिए जीडीपी ग्रोथ का जो फॉरकास्ट है इंडिया के लिए वो काट दिया है, कटौती की है उसमें। पहले उनका कितना था अनुमान, 7.2%, और अब कितना हो गया, 6.4%। तो इसके लिए उन्होंने क्या कारण बताया, उन्होंने कारण बताया जो हम मॉनेटरी टाइटनिंग कर रहे हैं वो इतना ज़्यादा हम टाइटनिंग कर रहे हैं कि जो थोड़ा बहुत भी हमें बिजनेस कर, और दूसरा उन्होंने बताया कि जो बिजनेस कंडीशंस हैं उनके लिए हमें कोई पॉजिटिव अप्रोच नहीं दिख रही कि बिजनेसेस आगे ग्रो करेंगे, डेवलप करेंगे, उसके लिए कोई पॉजिटिव अप्रोच नहीं दिख रही, पॉजिटिव ऑप्टिमिज्म नहीं दिख रहा, ठीक है। तो ये दो उन्होंने मुख्य कारण बताए जो हमारा जीडीपी फॉरकास्ट स्लैश करने का या कम करने का, प्रेडिक्शन कम करने का जो उन्होंने बताया, वो ये दो कारण बताए। अब देखो दोनों रेटिंग एजेंसीज ने अलग अलग कारण बताए। वर्ल्ड बैंक ने राइजिंग बोरोइंग कॉस्ट और गवर्नमेंट कंजम्पशन कॉन्ट्रैक्शन और सर्विस सेक्टर में स्लिप, ये 3 कारण बताए हैं, जबकि एडीबी ने जो है वो बताया है मॉनेटरी पॉलिसी की हमारी टाइटनिंग और फेडिंग ऑप्टिमिज्म ऑन बिजनेस कंडीशंस, ये 2 बताए हैं, ठीक है। ये दोनों चीजें याद रखना। इसके बाद आगे ये बोलते हैं कि गवर्नमेंट जो है यूनियन बजट जब उनने दिया, ठीक है, तो उनने जो अपने पिछले उसके फॉरकास्ट के बाद में जो उन्हें यूनियन बजट दिया उसमें उन्होंने 7% की ग्रोथ बताई है, ठीक है। हैड नॉट आर्टिकुलेटेड सच होप्स फॉर दिस ईयर, जो उन्होंने पिछली बरी के लिए बताया था वो इस बरी के लिए उन्होंने ऐसी कोई उम्मीद नहीं बताई, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे
ने 2023-24 के लिए जो हमारी ग्रोथ है वो 6.5% पर पॉइंट करिए कि इतनी रहेगी, और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है आरबीआई, उसने इसको 6.4% पर अनुमानित किया है। ठीक है, इसके अलावा जो इंडिया का अपना खुद का ग्रोथ एस्टिमेट है पिछले साल का, वो 7% था, जबकि वर्ल्ड बैंक और एडीबी ने इन दोनों को 6.9, एडीबी और वर्ल्ड बैंक ने 6.9 और 6.8% पे रखा था। हमारा पिछले साल की बात हो रही है इसमें। ठीक है, अब इस सब की ज़्यादा बेटर पिक्चर कब आएगी? जब मई महीने के अंत में जो लास्ट क्वार्टर की लास्ट क्वार्टर के फाइनल आंकड़े आएंगे ना, उसके बाद क्लियर पिक्चर आएगी कि आगे की ग्रोथ किस तरीके से होने वाली है। ठीक है, और तब तक जब तक मई महीने की रिपोर्ट आएगी, मतलब 2022-23 की लास्ट क्वार्टर की रिपोर्ट जो आएगी मई मंथ में, ठीक है, जब तक वो आएगी तब तक हमारा जो दुनिया है उसने और कुछ उथल पथल हो जाएगी उसमें। ठीक है, कुछ कहीं पे मार्केट चढ़ जाएगा, हो सकता है रशिया यूक्रेन वॉर खत्म हो जाए उस टाइम तक, हो सकता है जो कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं वो ड्रॉप हो जाए, कुछ भी XYZ फैक्टर हो सकते हैं। तो फिर उससे हमें क्या होगा, एक क्लियर पिक्चर 2023-24 की फॉरकास्टिंग करने में हमें एक क्लियर पिक्चर आ पाएगी और हम क्लियरली बता पाएंगे कि किस दिशा की हवा चलने वाली है। ठीक है, इस टाइम पे पिछले साल अप्रैल में जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, ठीक है, उसने इंडिया की ग्रोथ को कम किया था। उनने पहले 9% था और उसको फिर गिरा दिया था, 8.2% का अनुमान लगाया था, जबकि वर्ल्ड बैंक और एडीबी ने और आरबीआई ने इंडिया की ग्रोथ को 8%, 7.5% और 7.2% पर अनुमान लगाया था। पॉलिसी मेकर्स जो हैं, अब वो इन सब आंकड़ों को थोड़ा सा, मतलब इन सभी आंकड़ों में अगर कोई नेगेटिव चीजें हैं उनको नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन उनको जो इन सभी बातों का जो एक उद्देश्य है कि किस बात की तरफ वो इशारा कर रहे हैं कि ग्रोथ जो है वो स्लो होगी, उसके ऊपर उनको जरूर ध्यान देने की जरूरत है और प्रोएक्टिवली इसको मिनिमाइज करने की जरूरत है ताकि कोई भी बड़ा अपकमिंग डैमेज ना हो। ठीक है, ये है पूरा का पूरा पैसेज। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट फैक्टर डिड द वर्ल्ड बैंक साइट फॉर डाउनग्रेडिंग इंडियाज रियल जीडीपी ग्रोथ फॉरकास्ट? यानी कि वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की रियल जीडीपी ग्रोथ को डाउनग्रेड करने के लिए, यानी कि नीचे गिराने के लिए क्या कारण दिए? वर्ल्ड बैंक ने क्या कारण दिए थे? राइजिंग बोरोइंग, गवर्नमेंट कंजम्पशन कॉन्ट्रैक्शन और सर्विस सेक्टर में ग्रोथ डिक्लाइन, है ना? ये 3 कारण बताए थे। पहला ऑप्शन है राइजिंग बोरोइंग कॉस्ट, गवर्नमेंट कंजम्पशन कॉन्ट्रैक्शन एंड सर्विसेज सेक्टर ग्रोथ डिक्लाइन। ठीक है, यही 3 कारण बताए थे, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। What reasons did ADB provide for reducing India's 2023-24 GDP growth forecast? ADB ने क्या क्या कंडीशंस बताई थी? ADB ने बोला था कि आपकी मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग कंडीशंस जो हैं वो ज़्यादा ही हो गई हैं और फिर जो बिजनेस कंडीशंस हैं उनके अंदर भी हमें कोई ऑप्टिमिज्म दिख नहीं रहा। ऑप्टिमिज्म जितना भी था वो फेड होता जा रहा है, यानी कि पॉजिटिविटी जो थी कि ये ग्रो करेगा, अब और अच्छा होगा। अभी हमने पिछले कुछ आर्टिकल्स पहले हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, खास तौर पे ऑटोमोबाइल्स, वो बहुत तेज़ी से नीचे गिर रहा है, राइट? तो जब बिजनेस में ही आगे डेवलपमेंट नहीं होगा, ग्रोथ नहीं होगा, तो फिर जो हमारा जीडीपी है वो कैसे अप होगा, राइट? तो इनने ये 2 कारण बताए थे। पहला ऑप्शन दिखा रहा है रेजिलिएंट कंजम्पशन डिमांड एंड गवर्नमेंट कंजम्पशन कॉन्ट्रैक्शन, जो कि गलत है। टाइट मॉनेटरी कंडीशंस एंड फेडिंग ऑप्टिमिज्म अबाउट बिजनेस कंडीशंस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। What is the tone of passage with regard to India's growth prospects in 2023-24? जो इंडिया की ग्रोथ की प्रिडिक्शन करी है उसके रिगार्डिंग जो टोन ऑफ पैसेज कैसा है? तो भाई देखो, इन्होंने बड़े चिंताजनक बातें बताई हैं कि डिग्रेड कर दिया, अरे भाई हमारी ग्रोथ प्रिडिक्शन को कम कर दिया, डिग्रेड कर दिया। ठीक है, ये सब चीज़ें उन्होंने डिस्कस करी हैं कि आने वाले टाइम में जो हमारी इकोनॉमी है वो हो सकता है गिरे और हमें उन बातों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए ताकि कोई भी अपकमिंग डैमेज होने से पहले हम उसको प्रोएक्टिवली उसको टैकल कर सकें। ठीक है, तो उनका कोई पॉजिटिव ओपिनियन तो नहीं है ना
कि हम बहुत अच्छा ग्रो करेंगे, हम बहुत अच्छा करेंगे, उनका है पेसिमिस्टिक, यानी कि निराशाजनक, यानी कि डेवलपमेंट की तरफ इशारा नहीं कर रहे। ठीक है, ऑप्शन बी पेसिमिस्टिक। Which of the following is a major concern mentioned in the passage regarding India's growth prospect for 23-24? क्या सबसे बड़ा कंसर्न दिखाया उनने कि हमारी जो है बोरोइंग जो बढ़ रही हैं, ये बताया। उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट कंजम्पशन सिकुड़ रही है, जो सर्विस सेक्टर है उसमें मतलब ग्रोथ कम हो गई है, स्लिप हो गई है। इसके बाद उन्हें मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग कंडीशन ज़्यादा बता दी, ठीक है, कि आप ज़्यादा टाइट कर रहे हो। फिर उसके बाद उन्होंने ये बताया कि हमें बिजनेस से कोई होप भी नहीं दिख रही, यही कंडीशंस बताई। फर्स्ट ऑप्शन दिखा रहे हैं हाई इन्फ्लेशन रेट, ऐसा तो यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया था। राइजिंग बोरोइंग कॉस्ट एंड टाइट मॉनेटरी कंडीशंस, जो कि मेंशन किया गया है कि ये मुख्य चिंता का कारण है। अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस, कि बेरोजगारी आने वाली है, बेरोजगारी का क्राइसिस हो गया है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, कि हमारी जो सरकार है वही स्टेबल नहीं है, वहाँ पे ही बड़ी इंस्टेबिलिटी है, तो ऐसा भी नहीं है। ऑप्शन बी राइजिंग बोरोइंग कॉस्ट एंड टाइट मॉनेटरी कंडीशंस। Which of the following statement is incorrect based on the passage? The World Bank has revised its GDP growth forecast for India to 6.3 from 6.6. अब देखो वर्ल्ड बैंक ने कितनी बोली थी, आप वापस चल के हम देख लेते हैं। वर्ल्ड बैंक ने 6.3 बोली थी और पहले उन्होंने बोला था 6.6। एडीबी ने कितनी बोली थी, एडीबी ने हमें बोला था 7.2, लेकिन बाद में उन्होंने कर दिया 6.4। ठीक है, आरबीआई ने कितनी बोली थी, आरबीआई ने बोली थी, सर आरबीआई 6.4%। ठीक है, ये तीनों के हमने आंकड़े याद कर लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 6.3 हो गई, ये तो बिल्कुल सही है। एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज रिड्यूस्ड द जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर इंडिया फ्रॉम 7.2 टू 6.4, ये भी सही है। तीसरा, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज एस्टिमेट ग्रोथ फॉर 2023 एट 7.5%। इतना बोला, 6.4% नहीं बोला उन्होंने, कि आरबीआई ने 6.4% का दिया आंकड़ा। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। बोथ द वर्ल्ड बैंक एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक साइटेड चैलेंजिंग ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस एज अ फैक्टर फॉर देयर रिवाइज्ड फॉरकास्ट, ये सही है, दोनों ने इकोनॉमिक कंडीशंस को हवाला दिया है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। सो ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिनोनिम फॉर रेजिलियंट। अब रेजिलियंट का मतलब क्या होता है कि आप एकदम क्विकली रिकवर कर जाए, वापस उठ खड़े हों। ठीक है, आपको कितना बड़ा धक्का लगा, कितना मुश्किल आपके हालात हो, लेकिन आप वापस उठ खड़े हुए। ठीक है, तो उसका एक मतलब ये भी है कि आप बड़े स्ट्रांग हैं। ठीक है, तभी आप वापस उठ खड़े हुए। ठीक है, तो रेजिलियंट मतलब होता है टू बाउंस बैक, या फिर टू हम बोलेंगे रिकवर क्विकली। डेलिकेट, बड़ा ही कमजोर, नाजुक। फ्रेजाइल, वही चोट खा के टूट जाने वाला। रोबस्ट, बड़ा ही स्ट्रांग, मजबूत, जो कि इसका एक और मीनिंग ये भी होता है कि जिसमें कैपेबिलिटी हो वापस रिकवर करने की। ठीक है, स्ट्रांगली रिकवर करने की। वल्नरेबल, वही बाहर के हमले के लिए बड़ा नाजुक, कि जरा सा चोट लगी और टूट गया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी रोबस्ट इज करेक्ट। स्लैशिंग, स्लैशिंग मतलब कट करना। हमारी इकोनॉमिक फॉरकास्ट को उन्होंने कट किया था, स्लैश किया है। ठीक है, तो वही स्लैशिंग का मतलब है कटिंग। ऑप्शन ए इज करेक्ट। मेंडिंग मतलब क्या होता है, सुधार करना। इंक्रीज मतलब बढ़ाना। अप्रूव मतलब मान्यता देना या इसको एक्सेप्ट करना। ठीक है, तो ऑप्शन ए कटिंग इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटोनिम फॉर कॉन्ट्रैक्ट एज यूज्ड इन द पैसेज। कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, सिकुड़ना। ठीक है, तो इसका एंटोनिम क्या होएगा, सिकुड़ने का दूसरा क्या होता है, बढ़ना, एक्सपैंड करना। ठीक है, यहाँ पे देखो एक्सपैंड करना एक दे रखा है, श्रिंक मतलब सिकुड़ना, डिक्रीज मतलब कम करना, लेसन मतलब कम करना। तो ऑप्शन ए एक्सपैंड इज द करेक्ट आंसर। एंटोनिम बताना है एक्सेजरबेटेड का।
तो एक्सेसरबेटेड हमने पहले भी पढ़ा था कि स्थिति, कोई पहले से ही परिस्थिति खराब है उसको और ज्यादा वर्स कर देना, ठीक है, एकदम खराब परिस्थिति में लेकर आना, ठीक है। तो इंटेंसिफाइड मतलब किसी चीज को गंभीर कर देना, ठीक है, और ज्यादा मुश्किल कर देना, कड़ा कठोर कर देना। एलेविएटेड का मतलब होता है कि किसी चीज की गंभीरता को कम करना, मेक लेस सिवियर, ठीक है, उसकी गंभीरता को कम कर देना। जैसे कि अगर सपोज करो आपकी और आपके फादर के बीच में अनबन चल रही है, ठीक है, उस पर आप एक और कदम उठा लें कि आपने अपना कॉलेज अपनी मर्जी से, या फिर आप अपने फ्रेंड्स के साथ बिना बताया चले गए घूमने के लिए, गोवा पहुंच गए, आपके फादर को पता चल रहा है फेसबुक पोस्ट, इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए कि आप वहां घूम रहे हैं, ठीक है, और आप उनका ना फोन उठा रहे हैं ना कुछ, तो इससे परिस्थितियां क्या सॉल्व होएंगी या फिर और ज्यादा गंभीर हो जाएंगी? ऑब्वियस सी बात है, परिस्थितियां और गंभीर हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी, ठीक है, इंटेंस हो जाएंगी, एक्सेसरबेटेड हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ आपने क्या करा कि अनबन थी, पापा आपको बोल रहे थे कि इस कॉलेज में एडमिशन लो, आप बोल रहे थे कि नहीं मैंने बी कॉलेज में एडमिशन लेना, लेकिन आपने पापा को खुश करने के लिए या तो पहले उनसे डिस्कशन करा, नहीं माने बात, तो आपने पापा की मर्जी के कॉलेज में एडमिशन ले लिया, ठीक है। हो सकता है वो फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग ना हो, तो वो क्या होगा, वो आपने सिवियरिटी जो है उस चीज की कम कर दी, आपके फादर को भी वो चीज दिखेगी कि हाँ मेरा बच्चा मेरे लिए कुछ कर रहा है, ठीक है, उन्हें मेरी खुशी के लिए ये चीज करी। तो ऑप्शन बी एलेविएटेड इज करेक्ट आंसर। Which of the following idioms best describes the meaning of tune out the noise? अब tune out the noise मतलब कोई भी irrelevant unnecessary चीजें हैं उस इंफॉर्मेशन को इग्नोर कर देना, ठीक है। क्या होता है जब हम सिग्नल्स कोई करते हैं तो उनको ट्यूनिंग करते हैं, देखा है ना रेडियो में ट्यूनिंग वाला वो गोल सा नॉब आता था, उससे क्या करते थे, सेट करते थे, जहाँ पे खर खर की आवाज आती थी उसको हटा के एकदम क्लियर जहाँ पे सुनाई देता था वहां पे उसको सेट करते थे। तो क्या कर रहे हैं हम, ट्यूनिंग कर रहे हैं, यानी कि इररेलेवेंट डिस्टर्बेंसेस जो भी हैं, इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन है उसको हटा रहे हैं। तो टू इग्नोर इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, फिलर्स का क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI जिसको कहा जाता है इज अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट एम्स टू क्रिएट मशीन्स विद द एबिलिटी टू डैश रीजन, लर्न एंड इंटरैक्ट विद देयर एनवायरमेंट। कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस की एक ब्रांच है जिसका पर्पस ये है, जिसका मकसद ये है कि इस तरीके की मशीन्स बनाई जाएं जो अपने आप सोच सकें, ठीक है, अपने आप तर्क वितर्क कर सके, जवाब सोच, हम थिंकिंग करते हैं, हम क्या करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, तो हम क्या रीजन से देते हैं कि ये चीज ऐसे हुई, क्यों हुई, क्योंकि ये कारण था। एप्पल ऊपर से नीचे क्यों गिरा, क्योंकि नीचे ग्रेविटी थी, ऊपर ग्रेविटी नहीं थी, नहीं तो ऊपर चला जाता, ठीक है। सीखे, आज उसने ग्रेविटी सीखा, कल उसने ग्रेविटी के तहत पे डिस्टेंस मापना सीख लिया या फोर्स मापना सीख लिया, कितनी स्पीड होएगी, ग्रेविटी के तहत पे ना सीखा तो डिस्टेंस इतना है, टाइम इतना लगा, उसके स्पीड एनालाइज करना सीख लिया, मतलब नई नई चीजें सीखे, इंटरैक्ट करे अपने एनवायरनमेंट के साथ में। AI हैज द पोटेंशियल टू रेवोल्यूशनाइज वेरियस इंडस्ट्रीज। AI के पास में इतना पोटेंशियल है, इतनी वो सुगम है अपने आप में कि कुछ इंडस्ट्रीज जो हैं उनको वो एकदम नए मुकाम पे ले जा सकती है, जिसमें कि इंक्लूडिंग हेल्थ केयर, फाइनेंस एंड तीसरी कौन सी इंडस्ट्री है वो हमें ऑप्शन में देखेंगे। मशीन लर्निंग अ सबसेट ऑफ AI। अब मशीन लर्निंग क्या है, AI का ही पार्ट है। इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट ऑफ एल्गोरिदम दैट अलाउ कंप्यूटर्स टू लर्न फ्रॉम एंड मेक डैश बेस्ड ऑन डेटा। तो इसमें क्या किया जाता है, इस तरीके का एल्गोरिथम क्या होता है, जो कोडिंग होती है मैथमेटिकल और C लैंग्वेज, C++, इन सबको क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम बोलते हैं, ठीक है। उसका जो भी कोड्स हैं वो इस तरीके कोडिंग डेवलप करते हैं ताकि कंप्यूटर्स जो हैं नई नई चीजें सीखें और एक्सेप्ट करें, उनको अपने अपने एल्गोरिथम में ऐड ऑन कर लें, ठीक है। उसके अलावा उसी के बेसिस पे वो क्या करें, फर्दर प्रेडिक्शंस करें, फर्दर आगे काम करें, उस डेटा का यूटिलाइज करें, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टेक्निक्स इन मशीन लर्निंग इज डैश विच इज यूज टू ट्रेन न्यूरल नेटवर्क्स टू रिकॉग्नाइज पैटर्न्स इन डेटा।
अब न्यूरल नेटवर्क्स को रिकग्नाइज करने का डेटा में कोई पैटर्न बनाती है वो, तो वो भी एक टेक्नोलॉजी है, मशीन लर्निंग का ही एक पार्ट है। क्या है वो हम ऑप्शन में देखते हैं। AI is also responsible for significant advancements in natural language processing, कि जो हमारे आमतौर पे हम लोग जो बात करते हैं, जैसे हिंदी एक लैंग्वेज है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, रशियन एक लैंग्वेज है, इन भाषाओं को भी वो एक्सेप्ट करे, उनको भी समझे, ठीक है। इस तरीके के एडवांसमेंट भी हम कर रहे हैं, ठीक है। enabling computers to understand and dash human language more accurately, ताकि वो ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करे और उसको क्या इंटरप्रेट करें, या उसको अंडरस्टैंड कर लिया इंटरप्रेट करना है, या फिर आगे बात करनी है, फर्दर जो भी उसका प्रोसेस होएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहला था कि AI में क्या चाहिए, एबिलिटी टू रीजन, लर्न, इंटरैक्ट, तो कैलकुलेशन करने की एबिलिटी होनी चाहिए। सिमुलेट का मतलब होता है कि आप जो एक प्रोटोटाइप बना देते हैं ना किसी चीज़ का, कि हमने ये प्रोटोटाइप बना दिया, अब ये कैसे काम करेगा, छोटा सा मैकेनिज्म बना दिया शिप का, और बड़ा सा समुद्र के लिए एक बाथ टब ले लिया, और कि अब ये शिप कैसे चलेगी, या इसका ये टर्बो मोटर कैसा चलेगा, वो सब देखने के लिए एक छोटा सा उसका प्रोटोटाइप बना दिया, ठीक है। मिनिएचर कुछ चीज़ बना दी ताकि हम समझ सकें, अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है। तो होता है स्टिमुलेट करना। थिंक, सोचना। ऑटोमेट मतलब अपने आप चलने वाली चीज़ें, जैसे आजकल ऑटो पायलट का सिस्टम आ गया गाड़ियों में, ठीक है। या फिर कई और सारी चीज़ें जो हमारी इंडस्ट्री है, पहले सारी मैनुअली चलती होती थी, अब ऑटोमेटिक कन्वेयर बेल्ट्स पे आगे से आगे प्रोसेस चलती जाती है, ठीक है। तो ऑटोमेट करना, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि मशीन इस तरीके से बनाई जा रही है ताकि वो सोच सकें अपने आप, ठीक है। सो ऑप्शन सी, थिंक, इज करेक्ट, क्योंकि कैलकुलेट तो ऑलरेडी मशीन करती ही है, ठीक है। तो उसको हम इस तरीके से डेवलप करें कि वो खुद से सोच सकें। दूसरा ऑप्शन है कि ये कौन सी इंडस्ट्रीज को रेवोल्यूशनाइज करने वाली है। पहली है हेल्थ, दूसरी है फाइनेंस, तीसरी कौन सी है, एंटरटेनमेंट, एग्रीकल्चर, रिलीजन, हिस्ट्री। अब हिस्ट्री को ये क्या चेंज करेगी, क्या हिस्ट्री में ये कर सकते हैं चेंजेस, कुछ नहीं कर सकते। हिस्ट्री तो हिस्ट्री है, बन गई सो बन गई। रिलीजन, धर्म में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ कर सकता है, नहीं। एग्रीकल्चर में अभी फिलहाल ऐसा कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, हालांकि ये कर सकता है, कैपेबिलिटी है इसमें, ठीक है। हम आगे इसको यूज कर सकते हैं, बट फिलहाल अभी इसको रेवोल्यूशनाइज, अभी इसका यूटिलाइज नहीं हो रहा है एग्रीकल्चर। एंटरटेनमेंट में बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। हमारे यूट्यूब वगैरह के एल्गोरिदम्स जो हैं वो इसी बेसिस पे चलते हैं कि क्या चीज़ें हम नई लोग देख रहे हैं, देखना पसंद कर रहे हैं। यूट्यूब का एल्गोरिदम हो गया, गूगल का सर्च इंजन जो है वो इसी तरीके से काम करता है। लोग जो ऑप्टिमाइज कर रहे हैं सर्च इंजन को, क्योंकि जो आप देखना चाह रहे हैं वही आपको दिखाना चाहेंगे, ठीक है। चैटबॉट, अब जो नया लेटेस्ट आ गया ऑटोमेटेड चैटबॉट, वो क्या है, वो एक तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है कि उसको अपने उसमें कुछ इस तरीके से प्रोग्रामिंग करे कि वो सीख भी रहा है उससे कि इसके बाद पर्सन कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर उसने पूछा कि मेरा पार्सल नहीं आया, तो हमने बता दिया कि आपका पार्सल यहाँ पहुंचा, तो उसके बाद उसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, ठीक है। तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, ऑप्शन ए इज करेक्ट। थर्ड है कि वो लर्न करे और मेक डैश बेस्ड ऑन डेटा, उस डेटा के ऊपर बेस्ड करके क्या करे, एरर्स निकाले, एरर्स करे, गलतियां करे, प्रिडिक्शंस करे, यानी कि आगे क्या हो सकता है वो बताए। ऑब्वियसली बात है, हम इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तैयार कर रहे हैं, अदरवाइज तो बेसिक कुछ चीजें सोच के बात करना तो वो हम लोग भी कर सकते हैं, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या जरूरत है, पर प्रिडिक्शंस के लिए ही जरूरत है ना। ऑप्शन बी, प्रिडिक्शंस इज करेक्ट। One of the most popular techniques in machine learning is dash, which is used to train neural networks. Neural networks को ट्रेन करने के लिए डीप लर्निंग काम आती है, ठीक है। क्लस्टरिंग मतलब एक जगह इकट्ठा करना, ठीक है। डीप लर्निंग ये एक टर्म है मशीन लर्निंग में ही, कि बहुत उसको बारीकियों तक को समझ के उसको ये समझना और उसको कोडिंग में डालना, डीप लर्निंग, ठीक है। उसको बोला जाता है डिसीजन ट्रीज। डिसीजन ट्रीज क्या होते हैं
कि फ्लो चार्ट टाइप की, ये हो गया तो ये हो गया, ये हो गया तो ये होगा, अगर ये हुआ तो आगे फर्दर 2 क्राइटेरिया बनते हैं, फर्दर ये बनता है, वो क्या हो गया, एक डिसीजन ट्री टाइप बना रहे हैं कि हम उसी बेसिस पे फाइनल एक कंक्लूजन पे पहुंच पाएंगे। रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी डीप लर्निंग इज द करेक्ट आंसर। 5th था हमारी लैंग्वेजेस के लिए कि वो जो नॉर्मल हम लोग लैंग्वेजेस बोलते हैं उनको अंडरस्टैंड करे और डैश ह्यूमन लैंग्वेज मोर एक्यूरेटली। तो क्या हो सकता है कि ह्यूमन लैंग्वेज को इंटरप्रेट करे या फिर ट्रांसलेट करे, जनरेट करे। तो नई लैंग्वेज बनाने की तो हमें ज़रूरत नहीं है ना। कोई ऐसा देश है जहाँ पे भाषा नहीं चल रही, अभी तक लोग इशारे में आ उ ई करके बात कर रहे हैं और फिर वहाँ पे नई लैंग्वेज की ज़रूरत है? ऐसा तो नहीं है। ट्रांसलेट करे, ठीक है, कि आपके पास एक ऑटोमेटिक ट्रांसलेटर हो जिससे कि आपके सामने अगर कोई चाइनीज़ पर्सन बैठा है, वो सोच रहे हैं कि मैं इसको चाइनीज़ में गालियाँ भी दे दूँ तो नहीं पता चलेगा, बट आपके पास एक ट्रांसलेटर हो जो एकदम एक्यूरेट उसकी एक एक वर्ड को समझ के आपको बता सके कि ये कह रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, हम इसके लिए तो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। ट्रांसलेट का अगर कोई कर दे तो हमें कितना ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी ट्रांसलेट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, पैराजंबल का क्वेश्चन है। दिस इज नॉट विथस्टैंडिंग ग्लोबल अनसर्टेनिटी created by central bank monetary tightening and the ongoing Russia Ukraine conflict। अब देखो ये किसी चीज़ की बात कर रहा है जो कि जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है और सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी टाइटनिंग है, और साथ में ग्लोबल अनसर्टेनिटी जो कि सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी टाइटनिंग की वजह से हुई, और साथ में रशिया यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट है, उसके साथ में ये प्रभावी तौर से खड़ा नहीं हो पा रहा, यानी कि उसके अकॉर्डिंग ये नहीं चल पा रहा। तो किसी चीज़ की बात पहले की हुई है जो यहाँ पे बता रहे हैं कि ये उसके अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है। द कॉशियस, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता है। इन शॉर्ट, द कॉशियस ऑप्टिमिज्म अपीयर्स टू बी लार्जली लेड बाय एक्सपेक्टेशंस ऑफ अ मॉडरेशन इन इन्फ्लेशन। बोल रहे हैं कि जो बचाव का, यानी कि एक बचाव की भावना वाला जो ऑप्टिमिज्म है कि आपको पता है अगर आपने चोरी करी तो आपको पता है, आज आपने एक पेंसिल चुराई, आपको पता है कि आगे जाके किस तरीके के रास्ते पर जा सकते हो आप इसकी वजह से, ठीक है। लेकिन आप बोल रहे हैं मैंने नहीं, मैंने ऐसे जान के, मैंने सिर्फ एक पेंसिल ही उठाई है, मैंने और कुछ नहीं करा, ठीक है, या फिर मैं आगे नहीं करूँगा। वो क्या हो गया, बचाव की प्रतिक्रिया की ऑप्टिमिज्म है कि नहीं, ये कौन सा मैं रोज़ करने वाला हूँ, ये मैंने चोरी के पर्पज़ से नहीं करा, पेंसिल पड़ी थी मैंने उठा ली, ठीक है। वो क्या हो गया, एक बचाव का तरीका हो गया आपका। तो ऐसा जो ऑप्टिमिज्म है वो किस लिए हो रहा है कि जो इन्फ्लेशन में कमी की जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसकी वजह से हो रहा है, ठीक है, कि हाँ हमें लग रहा है कि अभी जो महंगाई दर बढ़ गई है वो थोड़ी कम हो सकती है, जो कि अभी क्या हो रही है कि जो अभी तक के कई सदियों के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंची हुई है ज़्यादातर इकोनॉमीज़ में, ठीक है। महंगाई दर अभी तक कई इकोनॉमीज़ के हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंची हुई है, फिर भी हम थोड़ा सा बचाव का ऑप्टिमिज्म दे रहे हैं क्योंकि हमें उम्मीद है कि इन्फ्लेशन कम हो सकती है या मॉडरेट हो सकती है, ठीक है। ऑन बोथ द ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन फ्रंट द इंडियन इकोनॉमी अपीयर्स टू हैव फेयर्ड बेटर इन जून व्हेन कंपेयर्ड विद द फर्स्ट 2 months ऑफ दिस फिस्कल। बोल रहे हैं कि दोनों ही फ्रंट्स पे, चाहे ग्रोथ हो चाहे इन्फ्लेशन हो, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी जो है वो काफ़ी बेहतर प्रदर्शन कर रही है जून के महीने में, जबकि अगर इसको पहले 2 महीने, इस फाइनेंशियल ईयर के पहले 2 महीनों से कंपेयर किया जाए तो उनके मुकाबले में जून में उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो सकता है। किसी चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं कि कहाँ से इंडिया की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, ठीक है। The Finance Ministry's monthly economic review for June and the RBI monthly bulletin have focused on the brighter aspects of the economy but have been realistic about the risk as well। बोल रहे हैं जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की मंथली इकोनॉमिक रिव्यू की रिपोर्ट आई है जून के लिए और आरबीआई का जो मंथली बुलेटिन है उनने ज़्यादातर जो हमारी इकोनॉमी के अच्छे पहलू हैं, उभरते हुए पहलू हैं, उनके ऊपर फोकस करा, लेकिन काफ़ी रियलिस्टिक रहे कि अभी हमने अच्छे अच्छे पहलू तो डिस्कस कर लिए बट हमें ये भी पता है कि कुछ रिस्क भी आने वाला है, ठीक है। द ईजिंग ऑफ ग्लोबल सप्लाई
chain problems along with lower demand has led to around 17% decline in CRB commodity index। जो बोल रहे हैं कि सप्लाई चेन में थोड़ी कमी हुई, ठीक है, ईजिंग मतलब थोड़ी ढिलाई हुई, कमी हुई प्रॉब्लम्स में, सप्लाई चेन की प्रॉब्लम्स में थोड़ी कमी हुई, ढिलाई हुई, विद डिमांड हैज़ लेड, और लोअर डिमांड भी हो गई साथ के साथ में। तो इसकी वजह से क्या हुआ, 17% जो है कमी आ गई CRB के कमोडिटी इंडेक्स में सिंस फर्स्ट वीक ऑफ जून, विद क्रूड ऑयल एंड मेटल्स लीडिंग द डिक्लाइन। और क्रूड ऑयल और मेटल्स में ये डिक्लाइन यानी कि कमी जो है वो सबसे ज़्यादा नंबर पर है, सबसे हाईएस्ट में क्रूड ऑयल और मेटल्स हैं जिनमें कमी हुई है, ठीक है, डिमांड की या सप्लाई चेन में प्रॉब्लम्स की, ईज की, ठीक है। तो सबसे पहला तो हमारा आर हो गया। इसके बाद में कि जो ये हमारा ग्रोथ है, हमारे अभी तक हमने बेटर परफॉर्म करा है, ये जो भी रशिया यूक्रेन वॉर की परिस्थिति चल रही है और सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी टाइटनिंग चल रही है, उसकी वजह से जो अनसर्टेनिटी आई है उसके साथ में खड़ा नहीं उठता, यानी कि उसके अकॉर्डिंग तो हमारे मार्केट में भी डिक्लाइन आना चाहिए था, बट हमने फिर भी अच्छा परफॉर्म करा, ठीक है। तो पी हो गया हमारा सेकेंड स्टेटमेंट। इसके बाद में आता है कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट आई इकोनॉमिक सर्वे की, ठीक है, एस थर्ड स्टेटमेंट। इसके बाद हमारा क्यू स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि जो ये ऑप्टिमिज्म उन्होंने बताया, रिजर्व बैंक ने जो ये ऑप्टिमिज्म बताया वो इसलिए बताया क्योंकि हमें उम्मीद है कि इन्फ्लेशन थोड़ा मॉडरेट हो जाएगा, लेकिन जो इन्फ्लेशन अभी दुनिया भर की इकोनॉमीज में हाईएस्ट दशकों के 2 दशक 3 दशक के हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा हुआ है, ठीक है, फिर भी हमें उम्मीद है कि हम अच्छा कर लेंगे। इनफैक्ट इस वक्त हमें नहीं, हमसे काफी लोगों को उम्मीद है, बहुत सारे दुनिया में बहुत सारे देशों को हमसे उम्मीद है इस वक्त। और फिफ्थ हो जाएगा हमारा टी, यानी कि RPSQT, RP, ऑप्शन सी इज करेक्ट। Barring 13 states from the power exchanges till they clear the current dues owed to generation companies। अब ये हमने कुछ दिन पहले ही आर्टिकल डिस्कस करा है। हमें पता है कि 13 स्टेट्स को कोई भी एनर्जी पावर एक्सचेंज करने के लिए मना किया हुआ है, ठीक है, जब तक कि वो अपने पुराने बकाया चुका नहीं देते। शुड हेल्प जॉर्ज स्टेट्स इनटू गेटिंग सीरियस अबाउट डिस्कॉम ड्यूज। तो इसमें जो उन्होंने 13 स्टेट्स के ऊपर बैन लगा दिया कि आप कोई भी पावर एक्सचेंज नहीं करेंगे तो जब तक आपके अभी तक के बकाया नहीं होते, तो इससे स्टेट्स को ये हेल्प होनी चाहिए कि वो सीरियस हो जाए कि अगर हम पावर सेक्टर में अपने बकाया नहीं पूरे करेंगे तो क्या नुकसान हो सकते हैं, ठीक है, इस तरफ वो सीरियस हो जाए। ये हो गई हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट। This was the first step in a graded system of penalties that kicks in an automatic manner upon default। तो ये जो हमारा ग्रेडेड सिस्टम है पेनल्टीज का, ठीक है, इसका ये पहला कदम है जो कि अपने आप अगर डिफॉल्ट हो तो अपने आप ही आगे आगे बढ़ता जाता है, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंड पॉइंट। The move seems to have driven home the message with a few states already paying up the dues। तो ये जो मूव है इसने एक मैसेज दे दिया कुछ स्टेटों को छोड़ के कि जो पहले से ही अपने ड्यूज पे कर रहे हैं टाइमली, और लेकिन कुछ जो स्टेट्स हैं वो और करने वाले हैं, मतलब कर देंगे, उनका ये है कि वो भी प्रोसेस में है, अभी कर रहे हैं, ठीक है। एज ऑफ सैटरडे ओनली 5 रिमेन सस्पेंडेड, यानी कि 13 को बाहर किया था, 13 के ऊपर उन्होंने रोक लगाई थी, उसमें से बाकियों ने कर दिया, अब सिर्फ 5 बचे हैं, सैटरडे तक सिर्फ 5 बचे हैं जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, ठीक है। एंड द आउटस्टैंडिंग ड्यूज हैव रिपोर्टेडली ड्रॉप्ड 80% विद इन अ डे ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड ऑपरेटर बारिंग डिफॉल्टिंग डिस्कॉम्स फ्रॉम पावर एक्सचेंजेस फॉर शॉर्ट टर्म परचेसेस फॉर सेल्स। बोल रहे हैं कि सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर, एक दिन के अंदर अंदर 80% का जो बकाया था वो कम हो गया, यानी कि पहले 100 रुपये का बकाया था किसी के ऊपर, अब वो 80% तक कम हो चुका है, सिर्फ 20% 20 रुपये का बकाया बच गया है, ठीक है। और ये सब एक दिन के अंदर हुआ है जब इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड ऑपरेटर ने इनसो को चेतावनी दी कि हम आपको कोई भी और एनर्जी नहीं देंगे, पावर नहीं देंगे जब तक अपना पुराना बकाया नहीं चुकाते, ठीक है।
The accompanying threat of massive power outages should either prompt all states to become regular with subsidy payments to their discoms or scale back their subsidy programs if the bills drain their coffers. बोल रहे हैं कि ये जो थ्रेट था, ये जो भी घटना हुई, उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया 13 स्टेट्स के ऊपर, तो इससे एक थ्रेट भी सामने आया उनको कि अगर वो बकाया अपना नहीं चुकाएंगे टाइम से तो क्या हो सकता है, पावर आउटेज यानी कि पावर फेलियर हो सकता है, एक तरीके से उनके स्टेट में हो सकता है बिजली बंद हो जाए, ठीक है। तो इससे स्टेट्स को ये होना चाहिए कि आप रेगुलर अपना बकाया पे करते रहो, अपनी सब्सिडी जो भी मिल रही है आपको, पेमेंट्स पे जो भी सब्सिडी आपको देनी है वो आप पे करते रहो डिस्कॉम को, या फिर आपकी सब्सिडी को ही कम कर दिया जाए, क्योंकि वो भाई उनके जो कॉफर्स होता है गल्ला, जिसमें हम पैसा नहीं रखते, दुकानदार के पास होता है गल्ले में पैसे रखते हैं वो, ठीक है, तो वो जो है उसके ऊपर भार पड़ रहा है, यानी कि उनका गल्ला खाली कर रहा है वो, ठीक है। तो उस प्रोग्राम को सब्सिडी देना ऑब्वियसली बात है सरकार के ऊपर भार पड़ता है, राइट। तो उनके, क्योंकि अगर आपके सरकार के पास 1000 रुपये की कोई चीज़ थी, उसने 1000 रुपये में देनी थी, आपको 500 रुपये की सब्सिडी दी, तो 500 रुपये का बोझ किसने दिया, क्योंकि जो ओरिजिनल प्रोड्यूसर उसने तो सरकार से 1000 रुपये लिए, तो बाकी के 500 रुपये किसने दिए, सरकार ने दिए, यानी कि उनके गले में से 500 रुपये गए। तो क्योंकि वो डिस्कॉम कंपनीज के गले को खाली करा, तो उनकी सब्सिडी ही खत्म कर दो, जो पेमेंट अपनी टाइम से नहीं करते, उनको सजा के तौर पे, ठीक है, ये बोल रहा है। तो ये जो सारा पैसेज है PQRST, ये पूरा सीक्वेंस में ही चला हुआ है, ठीक है, PQRST, ऑप्शन डी इज करेक्ट। The drop in 2020 seemed to therefore be an anomaly, either due to lowered registration or a partial decrease in occurrence as there were extensive lockdowns and office shutdowns. तो ये कमी की बात करें किस चीज़ की कमी की बात करें, क्लियर नहीं हो रहा। पूरे 2020 में जो एक ड्रॉप आया था वो बेसिकली बहुत एबनॉर्मल था, ठीक है, और वो इसलिए भी हो सकता है कि कम रजिस्ट्रेशन हुआ, यानी कि किसी चीज़ की जानकारी, किसी चीज़ का रजिस्ट्रेशन कम किया गया हो, या फिर हो सकता है कि जो डिक्रीज है वो इसलिए हुआ क्योंकि उस टाइम पे एक्सटेंसिव लॉकडाउन था और ऑफिस जो थे वो बंद थे, तो इसलिए वो डिक्रीज हो गया हो, ठीक है। अब किस चीज़ की बात करें, यहाँ से कुछ क्लियर नहीं हुआ। While there was an increase in violent crimes in 2021, the overall crime rate per 1 lakh people decreased from 487.8 in 2020 to 445.9 in 2021, largely due to a decrease in cases registered under disobedience to a public servant's order relating to the lockdowns. बोल रहे हैं कि जो वायलेंट क्राइम्स यानी कि मारा मारी मारपीट वाले क्राइम्स हैं 2021 में उनका ओवरऑल 2021 में थोड़ा सा बढ़ोतरी हुई, लेकिन ओवरऑल जो क्राइम रेट था यानी कि वायलेंट क्राइम छोड़ के घरेलू हिंसा या फिर बाहर चोरी की, लूट की वारदातें ऐसी कम हुई, डिक्रीज हुई। कहाँ से 487.8 था 2020 में, तो अब कितना हो गया 21 में, कितना हो गया 445.9 हो गया, ठीक है। और ये ज़्यादातर माना जा रहा है क्योंकि कम केसेस रजिस्टर हुए, क्योंकि अगर आप बाहर निकलते केस रजिस्टर करने के लिए तो पब्लिक सर्वेंट्स ने यानी कि सरकार ने जो ऑर्डर जारी किए थे कि लॉकडाउन लगेगा, आपको बाहर नहीं निकलना है, उसका डिसओबीडियंस होता, तो हो सकता है इस वजह से केसेस ही कम रजिस्टर किए हो। क्रुएल्टी बाय हस्बैंड और हिज रिलेटिव्स constituted 31.8% of crime against women, up to 30.2% in 2020 and 30.9% in 2019, indicating that domestic violence continued to be a major issue. बोल रहे हैं कि हस्बैंड या फिर उसके रिश्तेदारों द्वारा जो महिला के ऊपर क्रूअलिटी यानी कि मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे प्रताड़ना दी जाती है, वो जो है पूरे क्राइम्स का 31.8% वही क्राइम होता है, ठीक है। और 30.2% था ये कब 2020 में, और 30.9% था 2019 में, जिससे कि ये पता चला कि घरेलू हिंसा जो है वो अभी भी एक मेजर इशू है, ठीक है। यानी कि महिलाओं के अगेंस्ट सबसे ज़्यादा क्राइम्स जो होते हैं उनमें घरेलू हिंसा सबसे बड़ा है, ठीक है।
In a worrying trend, the registration in violent crimes such as rape, kidnapping, atrocities against children, robberies and murders increased in 2021 to levels set before the pandemic. तो अगर जो भी ट्रेंड चला लेटेस्ट 2021 में, उसमें जो ये रेप के वायलेंट क्राइम्स, रेप के जैसे कि रेप, किडनैपिंग, एट्रोसिटीज़ अगेंस्ट चिल्ड्रन, बच्चों के खिलाफ अत्याचार, रॉबरीज, मर्डर, इस तरीके के केस बहुत बढ़ गए और वो इस हद तक, इस लेवल तक पहुंच गए कि पेंडेमिक के पहले जो हाईएस्ट पीक था ना, उससे भी ऊपर चले गए। ठीक है, इन कंपैरिजन टू ड्रॉप इन 2020, और 2020 में जो था वो ड्रॉप हुआ था। अब हमें पता चल रहा है कि इसके बाद में वो ड्रॉप वाली स्टेटमेंट आई होगी, पी वाली। ठीक है, और ये हम बता सकते हैं कि ये इन वरिंग ट्रेंड, एक ट्रेंड की बात करिए, एक शुरुआत हुई है कि 2021 में बहुत ज़्यादा बढ़ गए 2020 के कंपैरिजन में, अकॉर्डिंग टू एनुअल रिपोर्ट क्राइम इन इंडिया रिलीज्ड बाय एनसीआरबी अर्लियर दिस वीक। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। इसके बाद हमारा पी हो गया सेकेंड स्टेटमेंट। ठीक है, इफ 2020 was the year when India faced the first COVID-19 wave, 2021 was equally a fraught year because of the effect of Delta variant of the novel coronavirus। बोल रहे हैं कि 2020 मान लेते हैं कि कोविड-19 की सबसे पहली वेव, उसमें मतलब इंडिया में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। ठीक है, कोविड-19 की बहुत सीवियर वेव आई थी, लेकिन 2021 भी उतना ही खतरनाक रहा, उतना ही असफल रहा, क्योंकि उस टाइम पे जो न्यू कोरोना वायरस था उसका डेल्टा वेरिएंट आ चुका था और उसके प्रभाव भी काफ़ी ज़्यादा थे। द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ लॉकडाउन्स वर रिलेटिवली लोअर इन कंपैरिजन टू 2020। लेकिन हालांकि उस टाइम डेल्टा वेरिएंट था, लेकिन फिर भी इतने ज़्यादा लॉकडाउन्स नहीं थे, इतनी ज़्यादा सख्ताई नहीं थी। ठीक है, तो 2020 के मुकाबले में ये कारण बता दिया उन्होंने। अभी किस चीज़ का कारण बता दिया, जो कमी थी 2020 में, जो कमी थी 2021 के मुकाबले में, उसके बारे में एक कारण बता दिया। ठीक है, तो हमारा हो गया एस पी। इसके बाद आ जाएगा क्यू, क्योंकि उस टाइम पे इंक्रीज हुआ, ये बताया उन्होंने। ठीक है, थर्ड क्यू आ जाएगा। इसके बाद कैसे हुआ इंक्रीज, क्यों हुआ, क्योंकि 2020 में लॉकडाउन बहुत सीवियर था, 2021 में इतना सीवियर नहीं था। ये हो जाएगा फोर्थ स्टेटमेंट। और फिफ्थ स्टेटमेंट ये हो जाएगा कि जो क्रुएल्टी है हस्बैंड या उसके रिलेटिव द्वारा वुमेन वायलेंस के ऊपर, वुमेन्स के अगेंस्ट जो भी क्राइम्स होते हैं, उसमें ये सबसे बड़ा घरेलू हिंसा जो है सबसे बड़ा इशू है। ठीक है, 5 एंडिंग स्टेटमेंट। तो ऑप्शन बनते हैं एस पी, एस से स्टार्ट होने वाला सिर्फ एक ही है, एस पी क्यू टी आर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। These new measures add an additional layer of control to an already over-controlled industry, where selling prices and distribution are dictated by the government। अब किन्हीं दो प्रावधानों की बात करी जा रही है, कोई दो प्रावधान बताए गए। ठीक है, इन्होंने क्या किया, एक और लेयर चढ़ा दी कि ये बताने के लिए कि ये जो इंडस्ट्री है वो गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल की जाती है, वही इसका डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइस, सेलिंग सब कुछ गवर्नमेंट निर्धारित करती है। पर कौन सी इंडस्ट्री, क्या दो प्रावधान की, कुछ क्लियर नहीं है। द बार ऑन ब्रांडिंग विल इफेक्टिवली डिप्राइज फर्टिलाइजर्स of the ability to differentiate their products and retain market shares, serving as a deterrent to the private presence in the sector। बोल रहे ये जो प्रतिबंध लगा, ब्रांडिंग के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया, तो इससे क्या होगा, फर्टिलाइजर मेकर्स जो हैं उनको वंचित कर दिया जाएगा कि मार्केट में वो अपने प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट कर सकें। ठीक है, अगर सपोज करो कि हमने बोल दिया कि सारे लैपटॉप जो हैं, सारे मोबाइल फ़ोन जो हैं वो 15 इंच की स्क्रीन में ही, सारे लैपटॉप जो हैं 15 इंच की स्क्रीन में ही आएंगे। ठीक है, इसके बाद में उनका कीपैड जो है वो कीपैड के ऊपर हमेशा वाइट कीज़ ही होंगी। तो कोई भी ब्रांड कुछ नया नहीं कर पाएगा ना, अपने ब्रांड को डिफ्रेंशिएट कैसे कर पाएगा। आज वाइट कीज़ वाले 15 इंच स्क्रीन वाले काफ़ी सारे लैपटॉप्स हैं, लेकिन क्या होता है कि फिर भी उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए अलग अलग फीचर्स वो डालते रहते हैं। अगर उनके फीचर्स पे लिमिटेशन लगा दी जाए तो कैसे अपने आप को ब्रांड अच्छा बता पाएगा। ठीक है, तो ये उसके ऊपर उन्होंने बताया कि ये रुकावट है। The center's decision to roll out a one nation one fertilizer scheme to save on the subsidy bill,
तो जो सेंटर का डिसीजन था जिसमें वो बोल रहे हैं कि हम वापस लेते हैं वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम का, टू ताकि हम बिल में सब ताकि हम क्या करें, एंड मेक फार्मर्स अवेयर ऑफ द बेनिफिट दे एंजॉय, और फार्मर्स को हम अवेयर कर सकें कि उनके पास क्या क्या फायदे हैं। ठीक है, appears to be a remedy that is worse than the disease, ये इस तरीके का उपचार है जो बीमारी से भी ज़्यादा घातक है। ठीक है, अगर मान लो कोरोना वायरस का उपचार ऐसा होता कि जिसमें बंदा 2-3 महीने बेहोश ही रहता तो कोई भी करवाना ही नहीं चाहता हो, वो बोलता कि इससे बढ़िया तो बीमारी अच्छी है ना। तो ये बीमारी से भी बदतर जो है इसका उपचार दिखाई दे रहा है। ठीक है, As per the scheme, only standard government designed packaging must be used. पूरे स्कीम के अनुसार गवर्नमेंट डिजाइन पैकेजिंग जिसको एक स्टैंडर्ड बना दिया गया, बस वही यूज करनी जाएगी, जिसमें क्या होगा, भारत ब्रांड एंड PMBJP लोगो टू बी डिस्प्लेड ओवर 2/3 ऑफ द बैग सरफेस। यानी कि ये आपका फर्टिलाइजर का बैग है, इसके 2/3 हिस्से पे भारत और PMBJP ये लोगो होना चाहिए। इसके बाकी जो 1/3 हिस्सा है उसमें आप अपनी ब्रांडिंग की, ये कौन से ब्रांड का है, शक्ति ब्रांड का है, सूर्या ब्रांड का है, फलाना ब्रांड का है, वो आप ब्रांडिंग कर सकते हो। तो बताओ कि इसमें फिर बंदा जब जाएगा, कोई भी देखने जाएगा, उसको तो सारे एक जैसे ही दिखेंगे ना। और उनने बोला कि वाइट ही आपको बैग रखना है, तो उसको तो सारे एक जैसे दिखेंगे। नीचे इतना बारीक में जहाँ पे लिखा होता है म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्टेड टू मार्केट, वो आप पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते ना। तो वो छोटे से बारीकी में जो भी लिखा होगा ब्रांड का नाम, वो आप कैसे पढ़ेंगे? ठीक है, एंड द मैन्युफैक्चरर्स नेम एंड द फर्टिलाइजर ग्रेड रेलीगेटेड टू 1/3 ऑफ द डिस्प्ले। ठीक है, 1/3 हिस्से में डालना है। द स्कीम टू बी कॉल्ड प्रधानमंत्री भारतीय जनुर्वारक परियोजना PMBJP requires all fertilizer manufacturers and marketers to drop their brands and to substitute them with the homogeneous Bharat ब्रांड फ्रॉम October 2। जो ये जो स्कीम है जिसका नाम है PMBJP, ठीक है, उसका पूरा डिटेल बताया। इसमें क्या है, सभी फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर्स और जो मार्केटर हैं उनको अपना ब्रांड का नाम जो है वो ड्रॉप करने को कहा गया, और उसके बजाय उनको सिर्फ एक सबके लिए समान भारत ब्रांड लिखा जाना चाहिए October 2 से। तो ये कितनी गलत चीज़ है, मार्केट कैसे चलेगी फिर बताओ आप। पर वो कह रहे हैं कि हम किसानों को इसके फायदे बताएंगे। तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट है कि सेंटर का जो डिसीजन है वन नेशन वन फर्टिलाइजर का, ठीक है, ये क्यों है सेंटर का डिसीजन? ठीक है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा। चल क्यों नहीं रहा? ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है। इसके बाद कि इस स्कीम का क्या पर्पस है, क्या इसमें कहा गया, ये सेकंड स्टेटमेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद इस स्कीम के अंदर में गवर्नमेंट ने क्या क्या कहा है, थर्ड स्टेटमेंट। उसके बाद में कि ये जो न्यू मेजर्स हैं ये एडिशनल लेयर बना देंगे, फोर्थ स्टेटमेंट। और फिफ्थ हो गया हमारा क्यू। ठीक है, यानी कि R से दो स्टेटमेंट स्टार्ट हो रही है, C और A, RTSPQ, ऑप्शन A इज करेक्ट। New York State last week is yet another reiteration of the clerical establishment's well-known regressive position on Rushdie affair। बोल रहे हैं कि न्यूयॉर्क शहर में जो लास्ट वीक हुआ, ठीक है, क्या हुआ, कुछ घटनाक्रम हुआ है जो क्लियर नहीं है, ये इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है, किसी का सेकंड पार्ट है। ठीक है, ये एक दोबारा दोहराई जाने वाली घटना है कि दोबारा इस चीज़ को क्लियर कर देती है कि सलमान रुश्दी जो एक राइटर हैं, मुस्लिम रीजन के राइटर हैं, उनके मसले के ऊपर क्या उनका जो जिनने भी उनके ऊपर फतवा जारी किया था, उनका क्या पोजीशन है आज भी। ठीक है, हुआ क्या था कि 1989 में सलमान रुश्दी के ऊपर फतवा जारी किया गया था ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे उस टाइम पे उनके द्वारा, और उन्होंने ये कहा था कि इनको चाहिए किसी भी देश में हो, इनको ख़त्म करने की हम अथॉरिटी देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारे इस्लामिक बिलीफ्स के अगेंस्ट इन्होंने लिखा है। ठीक है, उनकी कई सारी किताबों के ऊपर चर्चा हुई है, जैसे इंडिया में द चिल्ड्रन ऑफ मिडनाइट जो है वो बैंड है बुक। ठीक है, तो वो भी इन्हीं की लिखी गई किताब है।
तो कहते हैं कि इनकी काफ़ी सारी बुक्स के ऊपर, काफ़ी सारी इनकी राइटिंग्स के ऊपर ऐसे कंट्रोवर्सीज हुई हैं, तो उसी के ऊपर इनके ऊपर फतवा जारी किया गया था। ठीक है, तो उसी इवेंट में क्या हुआ, अब लेटेस्ट इनके ऊपर चाकू से हमला किया गया। ठीक है, कहाँ किया गया, न्यूयॉर्क शहर में। तो ये उसी घटना के ऊपर इशारा कर रहे हैं। द 1958 फतवा अगेंस्ट रश्दी issued by Iran's then supreme leader Ayatollah Khomeini because he believed the authors it was a rare instance of a leader of a country issuing an extraterritorial death sentence, कि ऐसी घटना बहुत रेयर हुई है हिस्ट्री में कि जब किसी देश के लीडर ने किसी व्यक्ति के ऊपर डेथ सेंटेंस बताया, चाहे वो किसी भी देश में उनको मिल जाए, पर उसकी मौत का उन्होंने फतवा जारी कर दिया against an author who was living in another country by invoking his pan-Islamist beliefs and clerical authority, कि उनका जो इस्लाम धर्म के ऊपर ऑल ओवर दुनिया में जो उनका दबदबा है उसको उनने यूज़ करते हुए ये कहा कि क्यों सलमान रुश्दी उस टाइम में भी ईरान में नहीं रहते थे जब उनके ऊपर फतवा जारी किया, वो किसी दूसरे देश में रहते थे, बट स्टिल ये पहला केस हुआ जब उनके ऊपर किसी भी व्यक्ति के ऊपर इस तरह, दूसरे देश में रहने वाले किसी व्यक्ति के ऊपर इस तरीके का फतवा जारी किया गया कि वो जहाँ कहीं भी जिस भी देश में रहें उनकी डेथ हमारे क्योंकि वो हमारे इस्लाम का बहिष्कार करें या उसके अपमान कर रहे हैं तो उनका हम मौत की सज़ा सुनाते हैं। The Iranian Foreign Ministry's comment that only Salman Rushdie and his supporters were to be blamed for the gruesome knife attack on the author in New York State last week is yet another reiteration, यानी कि ये स्टेटमेंट के बाद ये स्टेटमेंट इसको कंप्लीट कर रहा है, यानी कि ये फर्स्ट होगा ये सेकंड होगा आपस में, ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट और ये हो गया हमारा सेकंड स्टेटमेंट। फिर इसके बाद इसकी कुछ हिस्ट्री बताई जाएगी। द सैटेनिक वर्सेस वॉज ब्लास्फेमस हैज ऑलरेडी wreaked enough havoc across the world। जो उनकी सैटेनिक वर्सेस यानी कि शैतानी वर्सेस थी, ठीक है, वो क्या थी, ब्लास्फेमस बताया गया उनको। क्यों ब्लास्फेमस का मतलब होता है कि हमारे भगवान के खिलाफ, हमारे धर्म के खिलाफ बताया गया, ठीक है, और जिनकी वजह से ऑलरेडी पूरी दुनिया भर में बहुत ज़्यादा क्योस हो चुका है, ठीक है, हैवॉक हो चुका है, बहुत ही घटनाएं, बहुत ही परिस्थितियां खराब हो चुकी हैं दुनिया भर में। तो सलमान रश्दी ने ये सैटेनिक वर्सेस लिखा था कुछ किताब, ठीक है, सैटेनिक मतलब शैतानी, वर्सेस मतलब जो हमारे जो भी ग्रंथ होते हैं, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जहाँ पे उनकी संस्कृत में, हिंदी में, अरबी में जो श्लोक टाइप लिखे होते हैं ना, उनको बोलते हैं वर्सेस, ठीक है। तो उनका जो सैटेनिक वर्सेस है उस किताब को उन्होंने कहा कि ये ब्लास्फेमस है, यानी कि हमारे धर्म के खिलाफ है, हमारे भगवान के खिलाफ है, और इसके ऊपर ऑलरेडी दुनिया भर में बहुत हंगामा हो चुका है, ठीक है। तो हमने देखा SP, इसके बाद में कि उनके ऊपर 1989 में फतवा जारी किया गया था, ठीक है, और ये अपने जो ये क्यों किया गया था, उनकी ऑथर की जो किताब थी सैटेनिक वर्सेस वो ब्लास्फेमस थी, ठीक है। इसी का आगे कंप्लीट करता हुआ बिकॉज ही बिलीव द ऑथर सैटेनिक वर्सेस वॉज ब्लास्फेमस, यानी कि ये हो गया हमारा फोर्थ सेंटेंस। और फिफ्थ सेंटेंस हो गया हमारा R, कि ये बहुत ही रेयर इंस्टेंस था जब किसी देश के लीडर ने इस तरीके का फतवा जारी किया था, ठीक है, यानी कि SPQTR ऑप्शन B इज करेक्ट। ही वॉन्टेड टू गो टू होम एज ही वॉज सिक। देखो आपने घर जाना है तो आप यू वॉन्टेड टू गो होम, आगे टू तो दोबारा नहीं आएगा, यू वॉन्टेड टू गो टू होम नहीं आएगा ना, तो यहाँ पे ऑप्शन जो टू है वो सुपरफ्लुअस है, उसका यूज करने का यहाँ पे जरूरत नहीं थी, ऑप्शन B में एरर है। Either you or he are happy। अब देखो दो में से जब एक की बात हो रही है, या तो तुम या वो हैप्पी हैं, या ना तो तुम ना वो इस वाक्य से खुश हैं, ठीक है, ना तो तुम ना वो इस वाक्य का समर्थन करते हैं, ठीक है। आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली, बट इफ, ठीक है, ये वाले बट ऑल्सो, ये वाली जो कंडीशंस होती हैं इसमें R का यूज नहीं होता क्योंकि दोनों में से एक को चुनना है आपने, ठीक है, यानी कि सिंगुलर पे आ जाएगी बात, यहाँ पे होगा इज हैप्पी, ठीक है, तो C में एरर है। इन हर एड्रेस शी एडवाइज्ड अस टू प्रोटेक्ट
आवर नेशन। अपने भाषण में उन्होंने हमें सलाह दी, हमें एडवाइस किया कि हम अपने देश की रक्षा करें। कोई एरर नहीं है इसमें। ऑप्शन डी इज करेक्ट, नो एरर। आई एम टॉलर देन यू, एंट आई, ठीक है, ये मैं तुमसे लंबा हूं, नहीं हूं क्या, ठीक है। कन्फर्मेशन हमने पढ़ा था ना कि कन्फर्मेशन जब एक पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ में नेगेटिव क्वेश्चन मार्क हो, यानी कि वो उसका कन्फर्मेशन ले रहे हैं, तो ये भी पूरा करेक्ट है, इसमें भी कोई एरर नहीं है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अ मैन ऑफ 50 कैन नॉट बी कॉल्ड एज यंग। अब यहाँ पे कॉल्ड यंग बोल सकते थे, एज यंग की जरूरत नहीं थी, एज की जरूरत नहीं थी, ठीक है। एज जो है सुपरफ्लुअस है फिर से, ठीक है। तो अ मैन ऑफ 50 यानी कि 50 साल के आदमी को आप यंग नहीं बोल सकते। जैसे राहुल गांधी युवा नेता बने हुए हैं, ठीक है, हम 30 पे पहुंच गए, हमें भी से टेंशन हो गई कि हम बूढ़े हो गए हैं। वो 40 प्लस हो चुके हैं फिर भी युवा नेता बने हुए हैं, कांग्रेस के युवा नेता। तो इट इज नॉट गुड कि आप 50 साल के किसी व्यक्ति को युवा यंग बोल रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो आज के सेशन में इतना ही। इसकी पीडीएफ, आर्टिकल की पूरी पीडीएफ, प्रैक्टिस एक्सरसाइज की पीडीएफ और आर्टिकल का ऑडियो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसके अलावा प्ले स्टोर से आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत कीजिएगा, ठीक है। दैट्स ऑल आज के सेशन में। थैंक यू। टिल देन कीप लर्निंग एंड